सब ठीक है? रिकॉर्डेड है भैया, लाइव नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव हम लोग करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बायो अमन पॉइंट पर। एक बात नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो है सिकल सेल एनीमिया पढ़े थे हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। तो आज उसके हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दात्र कोशिका अरक्तता क्या है? दात्र कोशिका अरक्तता। मैंने उसमें बोला था उसमें दो जीन उसको निर्धारित करते हैं, एक है HbA जीन और एक है HbS जीन, ठीक है। हमें पता है सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का अप्रभावी रोग है, ठीक है। अप्रभावी विकार होता है ये, ठीक है। तो अब ये अप्रभावी है, इसलिए इसके दोनों जीन पर ये उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका हम लोग जीनोटाइप वो देखें, मतलब इसका युग्मक देखें कैसे बनेगा, पेयर कैसे बनेंगे। तो अगर जैसे XX है, ठीक है, तो ये महिला क्या होगी? सामान्य होगी। अगर XX महिला है ना, मादा, अगर एक में सॉरी, अगर मादा के पास HbA और HbA है तो मादा सामान्य है। अगर मादा के पास HbA और HbS है तो मादा क्या है? मादा वाहक का काम करेगी, वेक्टर का। और अगर दोनों जीन पे है HbS और HbS तो मादा क्या है? रोगी है, ठीक है। इसी तरह पुरुष पे क्या देखा? बिल्कुल सिंपल है। पुरुष पे हमने देखा कि पुरुष का गुणसूत्र होता है X और Y, ठीक है। ये X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, ठीक है। X लिंक्ड डिजीज होती है, यह X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है ये, ठीक है। X गुणसूत्र पर अगर, ठीक है, अगर मानव जो है नर में HbS और HbS है तो क्या होगा? वो रोगी हो जाएगा, ठीक है। मानव भी इसका वेक्टर हो सकता है और अगर HbA है HbA है तो सामान्य है। अब जैसे यहां से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको बोल दिया गया वाहक पुरुष, ठीक है। अब जैसे ये रोगी है, अगर यही HbA और HbS होता तो क्या होगा? ये वाहक हो गया, ठीक है। इसका क्या है? जीनोटाइप है, ठीक है। एक वाहक पुरुष का विवाह अगर सामान्य स्त्री से करते हैं, क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए अपने कॉपी में, कि यदि एक वाहक पुरुष का, यदि एक सिकल सेल एनीमिया के वाहक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से करते हैं तो उसके बच्चों में उसके संतानें कैसे उत्पन्न होंगी? वाहक पुरुष मतलब HbA और HbS, ठीक है। सामान्य स्त्री का मतलब क्या है? सामान्य स्त्री क्या है? HbA और HbA, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? ये आपके इनको अलग करोगे, ठीक है। इनको अलग करोगे तो गैमीट बनेंगे, अलग अलग होंगे, युग्मक बनेंगे। HbA HbS, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, HbA HbA, ठीक है। ये क्या है? अब ये हैं गैमीट, ठीक है। अब ये गैमीट क्या करेंगे? अब ये गैमीट फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे, यानी कि निषेचन की क्रिया करेंगे, ठीक है। ये A वाला गैमीट इन दोनों से मिलेगा, मिलाओ इसको। हमको तो इससे मिलाना है ना, ये हमने मिला दिया, क्या आया? HbA, फिर ये क्या है? HbA HbA क्या है? आपका सामान्य है, ठीक है। फिर इसको मिलाओ, HbA फिर इससे इसको मिलाओ, HbA और HbS, फिर इससे इसको मिलाओ, HbA HbS। तो इसमें आधी संतानें कैसी होंगी? सामान्य होंगी 50%, और 50% संतानें कैसी होंगी? वो 50% संतानें आपकी वाहक होंगी,
कैसी होंगी? वाहक होंगी। बताइए यहां पर आपको देख के समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? बताओ, इस इमेज को ध्यान से देखो, इसी में सारा कुछ लिखा है ना। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोल दूं कि यदि एक वाहक पुरुष है और स्त्री भी वाहक है तो गुणसूत्रों का जो है कैसा हो, तो उनकी संतानें कैसे उत्पन्न होंगी, है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड रुकिए, वहाँ डालने इंक इसमें, जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, पानी पीते हो, इसी तरह मार्कर को चलाने के लिए इंक की जरूरत पड़ती है ना। अभी तक देखो डिजिटल पैनल भी नहीं आ पाया सच में। चलिए अब देखिए, पुरुष है तो अगर इसमें गुणसूत्र रखना हो तो आप रख सकते हैं। ये यक्स लिंक पे रहता है, यक्स लिंक्ड डिजीज होता है। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? वाहक पुरुष है और वाहक स्त्री का विवाह होता है। तो इसको आप लोग लिखना हो तो लिखिए, इसको नोट्स में लिख लीजिए, इसको मिटा के अगला देखते हैं। वाहक पुरुष का विवाह, क्वेश्चन है वाहक पुरुष का विवाह यदि वाहक स्त्री के साथ होता है तो बताइए उनकी संतानें कैसे उत्पन्न होंगी। ठीक है, पुरुष कैसा है? पुरुष वाहक है, यानी कि एच बी ए और एच बी एस है। क्या है? एच बी ए और एच बी एस है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ तो चलिए, वाहक पुरुष है और स्त्री कैसी है? स्त्री भी वाहक है। तो एच बी ए एच बी एस, यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, अगर एच बी ए और एच बी ए जीन किसी के अंदर है, ठीक है, तो वो सामान्य पुरुष होगा। ठीक है, सामान्य होगा, वो मादा भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अगर एच बी ए और एच बी एस है तो वो कैसा होगा? वाहक होगा। और अगर एच बी एस और एच बी एस दोनों में है तो रोगी होगा। क्यों? क्योंकि जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको दोनों जीन में उपस्थित होना पड़ता है, तभी वो अपना जो है अप्रभावी लक्षण दिखा पाएगा, नहीं तो अपना लक्षण दिखा नहीं पाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको अलग करिए, क्या आएगा? एच बी ए, क्या आया? एच बी एस। इसको भी अलग करिए, क्या आया? एच बी ए एच बी एस। ध्यान से समझिएगा, किरण आरेख देखिए, इसके पहले मैंने किरण आरेख बताया, किरण आरेख से ही बताता हूँ, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। इसको मिलाओ, एच बी एच बी ए, फिर इससे इसको मिलाओ, क्या आया? एच बी एच बी एस। ये कैसा जो है? सामान्य है। ये कैसा है? वाहक हो गया, वेक्टर हो गया। इससे इसको मिलाओ, एच बी एच बी एस कैसा है? ये भी वाहक है। ठीक है, संतान कैसी है? वाहक है। फिर इससे मिलाओ, एच बी एस और एच बी एस, ये क्या है? ये रोगी संतान है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे। अब देखो भाई, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं, मेरा भी फर्ज बनता है ना अपने प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने से बड़े प्यारे प्यारे से बच्चों से कुछ करवाऊं मैं, है ना। अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो ये बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, आगे जा करके रोएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आगे जा करके तुम रो, इसलिए मैं तुमसे काम करवाता हूँ, मैं तुमको सोचने पर मजबूर करता हूँ। सारी चीज़ें मैं नहीं लिखाता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जाके ढूंढो, थोड़ा सा तो अपना दिमाग चलाओ। इस दिमाग किस लिए है? आपके लिए, चलाने के लिए। कैसे? चलाने के लिए। तो इसका प्रयोग तो करो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करोगे, आज थोड़ा करोगे, कल थोड़ा करोगे, थोड़ा 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 करोगे तो बहुत हो जाएगा। फिर एक दिन तुम बहुत दिमाग चलाओगे, चलाओगे ना। बताओ, ये देखो यहाँ पे क्लियर है? बताओ, क्वेश्चन दूं मैं क्वेश्चन दूं, उसको करके दिखाओगे मेरे को? दिखाओगे ना? दिखाओगे नहीं, ऑप्शन नहीं है, कुछ देना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। अभी करो। एक हीमोफिलिक रोगी पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से करवाई जाती है, वाहक स्त्री से कराया जाए तो
उनकी संतान कैसी होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको 50% मानते हैं, 50%, 50, 50, 75, 100%, 50% सामान्य, 50% वाहक, 50% वाहक यानी कि 50% वाहक हैं और 25% क्या है, सामान्य है। तो 25% रोगी संतान पैदा होंगी, 25% वाहक भी होंगे और 50% सामान्य होंगे। क्या होंगे, 50% वाहक होंगे और 25% सामान्य होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गए। यहां पर आगे चलें, आप इसको मिटा दें। अब जो हम नया रोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा। भाई बताऊं सच में, इस बार का जो नीट का पेपर हुआ, ध्यान से सुनना, सुन लो 2 मिनट। इस बार जो नीट का पेपर हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी में, वो अदर बुक रेफरेंस से कम, अधिकतर क्वेश्चन यानी कि मान लो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। वही बुक जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, वही बुक जो तुम्हारे स्कूल में चल रही है। ठीक है, नीट 2023, ये कौन सा महीना चल रहा है, मई। ठीक है, 7 मई को एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए हैं, एनसीईआरटी से। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी बच्चा नीट एग्जाम को क्रैक कर सकता है। कैसे, यदि एक बार वो 11th और 12th की एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ ले तो। क्योंकि क्वेश्चन कहां से बने क्वेश्चन, बताओ ना, कहां से बने क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बने एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी में बुक दिखाऊं, कहां है बुक? देखिए, एनसीईआरटी को मैं आपको बुक दिखा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। कोई रेफरेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। अभी तक जो सभी लोग रेफरेंस पढ़ते थे ना, ये रेफरेंस बुक, वो रेफरेंस बुक, कोई जरूरत नहीं है भाई। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ये है 11th की एनसीईआरटी, ये है 12th की एनसीईआरटी। बस आप इतना पढ़ो, इतना। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें? नीट में, क्योंकि नीट 2023 में इसी में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब गांव का भी लड़का, कमजोर से कमजोर लड़का भी इस एनसीईआरटी को पढ़ करके नीट निकाल सकता है। ठीक है, वो एमबीबीएस बन सकता है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एमबीबीएस बनना। ठीक है, कि जो बहुत बड़ा हवा समझ लिए हो, सब लोग डरा के रखते, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। इस बार अप्रॉक्सीमेट 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, है ना, 1 लाख लगभग सीटें होंगी। तो समझ लो कितना कंपटीशन है, बहुत थोड़ा सा कंपटीशन है। उसमें समझ लो कि जो जिसका मन आता है ना, वो भी भर के चला जाता है, बोलता है चलो मैं देखने चला जाता हूँ। तो उसमें कम से कम 30-40% लोग तो ऐसे होंगे कि मैं देखने आया हूँ कि पेपर कैसे आता है, फिर वो दोबारा से देखने नहीं जाते, वो एक ही बार जाते हैं, है ना। चलो हाँ, तो चलो हम बैक करते हैं, वापस आते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी से मैं टोटल पढ़ाता हूँ, आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप आसानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। प्लेलिस्ट दी गई है, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी है आपके बड़े भाई बायो अमन की। इसलिए मैं जितना काम दूं, जो कुछ पूछूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो अभी आपको बताना है आप लोग कैसे हैं, आपकी दोस्त, आपकी सहेली कैसी है, बस नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ भैया बताओ। चलो अब हम दूसरा जो है पढ़ेंगे। क्या पढ़ें यार, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिए हैं। एनसीईआरटी का सेकंड पॉइंट है आपका हीमोफीलिया। हाँ, हीमोफीलिया ही पढ़ते हैं, आ जाओ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हीमोफीलिया ठीक है, हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। क्या है? लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, यानी कि ये लिंग गुणसूत्र पर होता है। कौन से लिंग गुणसूत्र पर? एक्स लग्न अप्रभावी रोग होता है ये। क्या? हीमोफीलिया। क्या होता है? एक्स लग्न अप्रभावी रोग। इसको बोल सकते हैं हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव
डिसऑर्डर, यानी कि इसको बोलते हैं एक्स लग्न अप्रभावी रोग है। कौन? हीमोफीलिया, यानी कि एक्स गुणसूत्र पर होता है और ये अप्रभावी होता है। देखो जब मेंडल के नियम पढ़ रहे थे तो अप्रभावी का मतलब वहां पे क्या था? एक बच्चे ने बोला था भैया अप्रभावी समझ नहीं आया। अप्रभावी मतलब जब यौवन पीढ़ी में संतानें बन रही थी तो क्या था आपका मेंडल के नियम में? कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो यौवन पीढ़ी में कैपिटल टी था। तो कैपिटल टी क्या था? ये प्रभावी लक्षण था। इसका एक ही जीन है, प्रभाव दिखा रहा है। ये क्या है? ये अप्रभावी है। जब तक ये F2 पीढ़ी में क्या हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसमें स्मॉल टी आया। जब दोनों जीन आए किसके? अप्रभावी के, तभी बौनेपन का लक्षण प्रकट हुआ, बौना लक्षण प्रकट हुआ। तो इसी तरह जब इसमें भी दोनों जीन पर लक्षण होंगे, ठीक है, दोनों जीन पर ये हीमोफीलिया के जो है रोग उत्पन्न करने वाले कारक होंगे, तभी उसमें हीमोफीलिया होगा, नहीं वो वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं तो वो भाई वाहक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वो वाहक हो जाएगा। अब हीमोफीलिया क्या है? ये एक प्रकार का सेक्स लग्न अप्रभावी रोग होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? मेन चीज हमें ये समझना है। इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उस व्यक्ति में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिसके द्वारा से अगर उसको कट पिट लग गया है ना, अब ब्लड क्लॉट होगा नहीं। जैसे मेरे को खून लगा, मेरे को अभी वीगो लगा था ना, यहाँ पे खून निकला, क्लॉट हो गया। वही कौन आ गया देख लो, मेरे सर पे बैठ रहा भाई। इतना मुझे लगता है शायद मक्खी है आ गई मेरे को परेशान करने, है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, वही कट लगा। अगर कट लगा तो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना थोड़ी देर में। अब अगर जिसको हीमोफीलिया है ना, उसका क्लॉट ही नहीं होगा, बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, खून बह जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जिसको हीमोफीलिया होता है ना, उसको डॉक्टर भगा देते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं उसका, क्योंकि एक बार चीरा लगाएंगे खून बंद रुकेगा ही नहीं, वो हमेशा बहता रहेगा, धीरे धीरे मर जाएगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है। यह वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। ठीक है, यह रोग कैसे होता है? तो वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी फीमेल क्या होती है? कैरियर होती, क्योंकि यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। एक्स क्रोमोसोम पर यह उपस्थित होता है। क्या होता है? यक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। इसके पहले जो सिकल सेल एनीमिया था ना, वो ऑटोसोमल डिजीज है ना, वो किसी गुणसूत्र पर नहीं है, वो ऑटोसोमल जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म हुआ। एक्स लग्न अप्रभावी रोग होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखी जाती है कि ये रुधिर का थक्का नहीं बनाता है। हमने देख लिया कि हीमोफीलिया में क्या होता है, जिस व्यक्ति को भी हीमोफीलिया होगा उसके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। जब रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो बड़ी प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, विषम युग्मजी मादा से यह रोग पुत्रों में जाता है। अगर मादा वाहक है, ठीक है, मादा यदि वाहक है तो जाहिर सी बात है ये कैसी होगी? ये विषम युग्मजी होगी। ठीक है, हेट्रोजाइगस होगी। हेट्रोजाइगस मादा से यह रोग किसमें जाता है? पुत्रों में जाता है, संतानों में ये चला जाता है। फिर आता है मादा अधिकतर वाहक होते हैं। इस रोग में हीमोफीलिया में क्या होता है कि मादा अधिकतर वाहक होते हैं तथा नर रोगी होते हैं। ठीक है, नर में कोई चांस नहीं है भाई, नर कैसे होंगे? रोगी ही होंगे। जैसे देखो, मादा का गुणसूत्र कैसा होता है? लिंग गुणसूत्र में होता है। ये किसमें? लिंग गुणसूत्र में। तो मादा का लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स, और पिता का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और वाई। पिता नहीं, नर का। ये हुआ आपका फीमेल, ये हुआ आपका मेल, एक्स और एक्स। जब तक हीमोफीलिया का जीन दोनों
एक्स पर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक एक्स पर है तो ये क्या हुई, ये वाहक हुई, ठीक है। अगर एक्स और एक्स दोनों पर है तो क्या हुई, ये रोगी हुई, मादा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स और वाई में एक्स पर यच आ गया, दूसरा गुणसूत्र है वाई, तो भाई ये क्या हुआ, ये तुरंत रोगी हो गया। इसलिए इसमें इससे प्रभावित व्यक्ति के जो नर होते हैं वो वाहक होते ही नहीं है, वो सीधे रोगी होते हैं, क्योंकि सिर्फ इनका एक्स क्रोमोसोम है, इसी पर अगर हीमोफीलिया आया तो वो तुरंत रोगी हो गया। भाई उसको रोग हो गया, अब कुछ करना ही नहीं, उसको रोग है, ठीक है, उसको रोग है। अब जैसे इसी में आपको किरण आरेख खींच करके बताना पड़ता है, चलिए देखिए छोटा सा किरण आरेख यहाँ पे मैं खींच के आपको बताता हूँ, फिर आपसे खिंचवाऊंगा, मैं नहीं खींचूंगा, समझना। एक सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष का यदि विवाह मैं बोलूं कि एक वाहक स्त्री से होता है, किससे, सामान्य पुरुष का गुणसूत्र क्या है, एक्स और वाई है, सामान्य है ना, रोगी तो है नहीं, रोगी होता तो यहाँ पे एच लिखते। वाहक स्त्री है, वाहक स्त्री है मतलब एक क्रोमोसोम पर ही यच उपस्थित है, दूसरे पर नहीं। अगर रोगी होती तो दोनों पर यच उपस्थित होता, तो उनकी संतानें कैसी होंगी, यक्स हुआ, ये वाई हुआ, फिर इसको अलग करो, एक्स एच एक्स, एक सेकेंड, चलिए इससे इसको मिलाइए, क्या आया, एक्स एच एक्स, फिर इससे इसको मिलाइए, क्या आया, एक्स और एक्स, फिर इससे इसको मिलाइए, क्या आया, एक्स एच वाई, इससे इसको मिलाइए, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्स एच और एक्स ये हैं आपकी दोनों मादा, ठीक है। 50% मादा क्या है, तो ये वाहक हैं। अब वाहक में क्या होगा, वाहक में क्लॉट तो हो जाएगा, जो वाहक होते हैं उसमें क्लॉट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे अगली संतानों में हो जाएगा। अगर नर में हो गया, पुरुष में चला गया तो क्या हुआ, पुरुष रोगी हो गया। इसलिए इन सभी रोगों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, याद रखिए कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है वंशावली विश्लेषण के द्वारा। इन रोगों को क्या किया जाता है, इन रोगों को खोजा जाता है, ठीक है, वंशावली विश्लेषण के द्वारा। अब ये देखिए ये क्या है, नर है, नर क्या हो गया, नर सीधे रोगी हो गया। ये क्या है, ये सामान्य है, ठीक है। 50% मादा वाहक, 50 नहीं 25% मादा वाहक, 25% मादा सामान्य, 25% नर रोगी और 25% नर सामान्य, ठीक है। ये हुआ इसका किरण आरेख। अब देखिए, अब इसी जैसे दूसरा प्रश्न बन जाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, मिटा दें इसको, जैसे यही में उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लिया गया कि बताइए हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो उनकी संतानें कैसे उत्पन्न होंगी। हीमोफिलिक पुरुष है एक्स एच वाई, सामान्य स्त्री है, सामान्य है ना भैया, बताइए इसके युग्मक अलग करिए, एक्स एच अलग हुआ, वाई अलग हुआ, इसको अलग करिए, यक्स यक्स मैच करवाइए, एक्स एच एक्स ये क्या है, मादा है, कैसी है, वाहक है, 25% मादा वाहक। अभी और देखिए कोई और ना वाहक मिल जाए। फिर एक्स एच एक्स ये भी क्या है, मादा है, वाहक है, तो 50% मादा क्या है, वाहक मिल गई, ठीक है। 50% मादा कैसी मिली, वाहक मिल गई। देखिए कॉल आ रहा है, एक सेकंड, काट दिया। अब देखिए नर में देखिएगा हीमोफिलिक है पुरुष, पुरुष हीमोफीलिया से प्रभावित है, ठीक है। नर कैसी मिली, वाहक मिली हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कैसा आया, एक्स और वाई आया, फिर इससे इसको मिला, क्या आया, एक्स और वाई। तो नर क्या है, नर हैं वो सामान्य हैं, जो 50% हमको नर मिले हैं वो कैसे हैं, तो वो सामान्य हैं, ठीक है। ऐसे किरण आरेख निकाला जाता है। अब देखिए एक और किरण आरेख में निकालता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसी में निकालते हैं। चलो देखो,
हीमोफिलिक पुरुष का विवाह यदि वाहक स्त्री से हो तो क्या होगा। क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफिलिक पुरुष का विवाह समान वाहक स्त्री है ना, यहां पर रोगी स्त्री से हो तो उनकी संतान क्या होगी। ठीक है, हेलो, तो उनकी संतान यहाँ पे पूछी जा रही है। अभी 10 मिनट में क्लास है, मैं क्लास खत्म करके आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे उसकी संतान पूछी जा रही है कि उसकी संतान कैसी होंगी। ठीक है, इसको आपको बताना है। ठीक है, कॉल आ गया था। हीमोफिलिक पुरुष है एक्स, हीमोफिलिक वाई, वाहक स्त्री है, एक में एच रहेगा, दोनों में रहेगा नहीं, दोनों में रहेगा तो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगी। अब देखिए एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, मिलाओ इससे क्या आया, एक्स एच क्या है, रोगी है, महिला है, रोगी है। इससे मिलाओ एक्स एच एक्स क्या है, ये वाहक है, मादा है लेकिन कैसी है, वाहक है। फिर इससे इसको मिलाओ क्या आया, एक्स एच वाई, रोगी पुरुष मिला, इससे इसको मिलाओ क्या आया, एक्स और वाई यानी कि सामान्य नर मिला। तो 25% रोगी मादा, 25% वाहक मादा, 25% रोगी पुरुष देखने को मिले और 25% सामान्य पुरुष देखने को मिले। बताइए, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सामान्य स्त्री का विवाह, सामान्य पुरुष का विवाह, अब पुरुष को भी थोड़ा सा अच्छा कर दो, सामान्य कर दो, है ना। सामान्य पुरुष का विवाह यदि रोगी स्त्री से होता है तो उनकी संतानें बताइए, उनकी संतानें कैसी होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक लोग नहीं, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, लिखिए, इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट डाउन करिए, मिटा दे इसको। चलिए, मैं पता है, अब मैं आपको अपनी बचपन की बात बताऊं, जब बचपन तो नहीं था वो, मैं 10th में पढ़ता, जब 10th में पढ़ता थी किरण आरेख मुझे समझाया गया था। भाई मैं एक रफ खरीद के लाया था, उस पूरी रफ में किरण आरेख बना बना के पूरी रफ भर डाला था। दूसरे दिन मेरे को डांट पड़ी कि बताओ 2 दिन में रफ भर गई। अब 20 रुपए की पहले रफ आती थी भैया। ठीक है, और अब तुम हालत जानते ही हो क्या होता है, पहले तो भाई पैसे वैसे घर से ही लिए जाते थे सब, तो हालत खराब रहती थी। अगला है हमारा वर्णरांधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी आपका लिंग संलग्न अप्रभावी रोग होता है। ठीक है, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर यह उपस्थित होता है, इसको हम लिंग संलग्न या फिर एक्स संलग्न प्रभावी रोग बोल सकते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। कौन, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है व्यक्ति, सामान्यतः इसमें होता है कि व्यक्ति लार नहीं, मैं तो लार लिख दिया, लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, सामान्यतः जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अब अगर वो लाल और हरा नहीं देख पाएगा ना तो क्या होगा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अब उसको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि रेलवे में लाल और हरी झंडी का काम रहता है। अब दिखाना तो उसे लाल झंडी, ट्रेन को रोकना था, अब दिखा दिया हरी झंडी, ट्रेन गई आगे, लड़ गई, हो गया एक्सीडेंट, ट्रेन बिल्कुल पलट गई, है ना। बाद में पता चला कौन सी झंडी दिखा, बोला ये वाली, बोला कौन सा कलर है, बोला पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि इसको वर्णरांधता रोग होता है। जिसको वर्णरांधता रोग होता है वो लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है।
ठीक है। यह नर में केवल एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, तब रोग हो जाता है। ठीक है, अब एक्स लिंक पर होता है, तो अगर हम देखें कि मादा का क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स, तो कैसी है, सामान्य है। अगर एक्स के ऊपर एक जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, तो क्या होगा, ये वाहक हो गई। और अगर एक्स के पास दोनों जीन है कलर ब्लाइंडनेस के, तो क्या हो गई, यही मादा रोगी हो गई। अब अगर नर को देखें, एक्स के पास एक ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ये रोगी हो गया भाई, रोगी हो गया। अगर नहीं है तो सामान्य है, अगर है तो नहीं है। मैं आपको चलिए नहीं बताऊंगा, हटाओ। एक मेरा दोस्त, बता ही देता हूँ भाई, ये बोल दिया तो। एक मेरा दोस्त था, वो रेलवे की तैयारी कर रहा था, उसने 3 साल रेलवे की तैयारी की, और जब उसका एग्जाम निकल गया तो उसे तीसरे साल जब एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब फिजिकल होता है शायद, तो फिजिकल के पहले ही इसको बताया गया कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवा करके ले आओ। जब कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करवाया तो इसे पता चला कि इसे लाल और हरे में ज़्यादा पहचान करना ही नहीं आता। फिर बेचारा मायूस हो गया। अब शायद फिर एसएससी की अब तैयारी कर रहा है, शायद कंफर्म नहीं है मेरे को, मेरे से बात भी ज़्यादा नहीं होती उसकी अब उससे। अब पहले वो 12th में जब पढ़ता था मेरे साथ, तब की बात है। और अभी उसी के साथ रहने वाले कुछ दोस्त आए थे मेरे पास मिलने मेरे से, तो वही लोग बता रहे थे कि भाई उसको ऐसा ऐसा हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यदि देखो नर में, ठीक है, नर में क्या होता है कि रोग तब उत्पन्न होगा यदि केवल एक्स क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित हो। ठीक है, अगर केवल एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित हो, तो क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, लेकिन मादा में कंडीशन में क्या है कि दोनों जीन पर, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं, होना चाहिए। मादाओं में क्या होगा, मादाओं में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित होंगे, तभी क्या होगी, वो रोगी होंगे। नहीं तो क्या होंगे, नहीं तो वो वाहक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाहक। वेक्टर में क्या होता है, जो वेक्टर होता है ना, समझना बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर को रोग नहीं होता है। वेक्टर उसके पास रहेगा, लेकिन उस पर वो अप्रभावी रहेगा, वो प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, वाहक मां पिता, अगर देखा जाए एक पिता वर्णरांध है और एक वाहक मां है, अब उसकी शादी कराई जाती है। ठीक है, इधर करवा लो, वाहक मां का विवाह नहीं, अरे यार उल्टा पुल्टा हो गया। एक वर्णरांध पिता है और उसकी माँ वाहक है, तो जो है वो कैसा होगा, कलर ब्लाइंडनेस कैसा होगा, उनकी संतानें कैसी होंगी। वाहक माँ है, एक्स और एक्स वाहक है, सी। पिता तो वर्णरांध है ही है, मतलब ये रोगी है। चलिए युग्मक अलग करिए, एक्स सी अलग हो गया, एक्स अलग हुआ, एक्स सी वाई। ये जानते हैं ना, यहाँ पे होता है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये बन गया, क्या बना आपका, गैमीट बना। इससे इसको मिलाओ, क्या आया, एक्स सी आया। इससे इसको मिलाओ, क्या आया, एक्स सी वाई आया। इससे इसको मिलाओ, एक्स सी एक्स। ये क्या है, मादा है, कैसी है, रोगी है। दोनों अप्रभावी, दोनों गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो क्या हुई, रोगी हुई। ये भी मादा है, लेकिन ये क्या है, वाहक है। क्यों, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है, इसलिए वाहक है। ये कैसा है, तो भाई पुरुष है, रोगी हुआ। ये कैसा है, एक पुरुष आपका सामान्य मिला। ठीक है, तो 25% मादाएं रोगी, 25% मादाएं वाहक, 25% नर रोगी, 25% नर सामान्य। ऐसे होंगे इनकी संतान। अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन बताइए किरणारेव से, कि रोगी नर का विवाह सामान्य मादा के साथ हो, रोगी नर का विवाह सामान्य मादा के साथ, वर्णरांध रोगी नर, ठीक है, का विवाह यदि सामान्य मादा के साथ हो तो रोग कैसा होगा। वर्णरांध पुरुष का विवाह यदि वाहक स्त्री से हो तो उनकी संतानों में बताओ कैसे लक्षण होंगे। यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो तो बताओ उनकी संतानें कैसी होंगी। क्वेश्चन है, यदि
सामान्य पुरुष का विवाह रोगी स्त्री से हो तो बताओ उनकी संतानें कैसी होंगी। 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब बताना, बाकी का अपने कॉपी में ऐसे ही करके किनारे खींच लेना। सोच लेना, याद रखना इस चीज को कि यहां से नीट में भी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हल्के में मत लेना कोई भी चीज को, जो खास तौर पर जो मैं पढ़ाऊं चीजों को ना, तो उनको कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है। नहीं तो भैया तुम इतने हल्के हो जाओगे कि अब की मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि फिर सोचने लगो कि अब भैया कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। अब की मतलब तुम ही समझो भाई, है ना। क्योंकि तुम्हारे पास भी एक छोटा सा दिमाग है, बड़ा तगड़ा दिमाग है, बहुत चलने वाला दिमाग है तुम लोग का। चलता है ना भाई, बताओ बताओ जल्दी। तो ये था भैया कलर ब्लाइंडनेस का जहसीन, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।